अब पलक झपकते ही सूरज से भी तेज एक रोशनी, एक कनफोड़वा धमाका और कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख हो जाता है। ये किसी साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब की भयानक ताकत है। लेकिन हमने इतना विनाशकारी हथियार कैसे बनाया? एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कितनी तबाही मचा सकता है? और अगर आज न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो क्या होगा? चलो इसे समझते हैं। धमाके के तुरंत बाद इमारतें मलबे में बदल जाती हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से पानी और मिट्टी जहरीले हो जाते हैं, जिससे जीवन असंभव हो जाता है। पता है, ये ब्रह्मांड अद्भुत शक्तियों से भरा है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं सभी एक अद्वितीय नृत्य में लीन हैं। तारे फटते हैं, ब्लैक होल्स टकराते हैं, गैलेक्सीज मिलती हैं। ये कॉस्मिक घटनाएं हमें हमारी इनसिग्निफिकेंस का एहसास दिलाती हैं और साथ ही हमें ये भी सिखाती हैं कि ऊर्जा और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों ने उस कॉस्मिक पावर को यहाँ धरती पर कैसे कैद करना है, ये पता लगा लिया। हमने उस शक्ति को हार्नेस किया और उसे एक विनाशकारी हथियार में बदल दिया। हम इसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। ये सब 1940s में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ। ये एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशन था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा हथियार बनाना जो युद्ध का रुख बदल सके। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को चुना गया, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनरिको फेर्मी और वो शख्स जो उनकी अगुवाई करेगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में महान थे और उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में किया। वो नाजी जर्मनी के खिलाफ एटम के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की रेस में थे और पता है वो कामयाब हुए। उन्होंने एटम के अंदर छुपी ऊर्जा को बाहर निकालने का तरीका खोज लिया। जुलाई 16, 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में उन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा। इस टेस्ट का नाम ट्रिनिटी रखा गया था। उन्होंने इसे ट्रिनिटी कहा। अब जरा सोचो, एक ऐसा हथियार जिसके पहले टेस्ट एक्सप्लोजन का तापमान सूरज की सतह से 3 गुना ज्यादा था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके शॉक वेव्स 100 मील दूर तक महसूस किए जा सकते थे। ये एक ऐसा धमाका था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने न केवल युद्ध का रुख बदला, बल्कि मानवता के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। उस समय की राजनीतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन जैसे नेताओं ने इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया। ये एक ऐसा समय था जब विश्व युद्ध चल रहा था और हर देश अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में था। और फिर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इसने युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जिसमें परमाणु हथियारों का डर हमेशा बना रहेगा। जो बॉम्ब उन्होंने हिरोशिमा पर गिराया था, वो तो बस हमारी अनलीश की गई डिस्ट्रक्टिव पावर का एक नमूना था। वो 15 किलो टन्स का था, 15,000 टन्स ऑफ TNT के बराबर। बहुत ज्यादा फायर पावर है ना? लेकिन आज हमारे पास जो है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 1961 की बात है। कोल्ड वॉर अपने पूरे शबाब पर था। सोवियट्स ने एक बॉम्ब फोड़ा जिसे उन्होंने त्सार बोम्बा कहा। अब तक टेस्टेड सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन। ये 50 मेगाटन्स का था दोस्तों, हिरोशिमा बॉम्ब से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल। इसने एक मशरूम क्लाउड बनाया जो 40 मील ऊंचा था, जिसे 600 मील दूर से भी देखा जा सकता था। अगर इसे समझना हो तो अगर त्सार बोम्बा न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर फोड़ा जाता तो इसका ब्लास्ट रेडियस फिलाडेल्फिया तक पहुंच जाता। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स की यील्ड कई 100 किलोटन से लेकर मेगाटॉन्स तक हो सकती है। इन्हें एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम्स जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स SSLBMs के जरिए डिप्लॉय किया जा सकता है। पोटेंशियल टारगेट्स में मेजर सिटीज, मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। मॉडर्न वॉरहेड्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स MIRVs से लैस हो सकते हैं, जो एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी के बावजूद इन वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि असल में क्या होता है जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है। सबसे पहले 1000 सूरज से भी तेज एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट होती है। ये फ्लैश इतनी तेज होती है कि ये कुछ ही सेकंड्स में आंखों को परमानेंटली ब्लाइंड कर सकती है अगर कोई इसे डायरेक्टली देखे। ये फ्लैश पूरे एरिया को इल्यूमिनेट कर देती है, जैसे दिन में रात हो गई हो। ये फायरबॉल है और ये अपने आसपास की हर चीज को वेपराइज कर देता है। ये फायरबॉल कुछ ही सेकंड्स में टेम्परेचर्स को मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंचा देता है, जो किसी भी मटेरियल को इंस्टेंटली वेपराइज कर सकता है। ये फायरबॉल इतना इंटेंस होता है कि ये ग्राउंड पर एक क्रेटर बना देता है और आसपास की हवा को भी आयोनाइज कर देता है। फिर आता है शॉकवेव।
प्रेशर की एक दीवार जो सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इमारतों को गिरा देती है, कंक्रीट को धूल में बदल देती है। ये शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि ये माइल्स दूर तक डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। ये शॉकवेव ट्रीज को अपरूट कर देती है, व्हीकल्स को हवा में उड़ा देती है और बिल्डिंग्स को रबल में बदल देती है। इसके बाद आता है इंटेंस हीट वेव, जो मीलों दूर तक 3rd डिग्री बर्न्स पैदा कर सकती है। ये हीट इतनी इंटेंस होती है कि ये स्किन को चार कर देती है और बिल्डिंग्स को इग्नाइट कर देती है। ये हीट वेव इतनी तेज होती है कि ये कुछ ही सेकंड्स में पूरे एरिया को एक इन्फर्नो में बदल सकती है। और फिर आता है फॉलआउट, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो आसमान से गिरते हैं और जिस चीज को भी छूते हैं उसे कंटेमिनेट कर देते हैं। ये पार्टिकल्स हवा में ट्रैवल करते हैं और माइल्स दूर तक फैल सकते हैं। ये फॉलआउट इतना डेंजरस होता है कि ये सॉइल, वाटर और एयर को भी कंटेमिनेट कर देता है, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज होता है। हम लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स। एक ही एक्सप्लोजन से कई जनरेशन जहरीली हो जाती है। ये रेडिएशन एक्सपोजर इतना सीवियर होता है कि ये डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे जेनेटिक म्यूटेशंस होती है। ये म्यूटेशंस फ्यूचर जनरेशंस में भी पास हो सकती हैं, जिससे एक परपेचुअल साइकिल ऑफ सफरिंग शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं है, ये एक इंटायर इकोसिस्टम को पॉइजन कर देता है और इसके इफेक्ट्स सेंचुरीज तक महसूस किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर हमारे हाथ में होने के बाद हम इतने समझदार तो होंगे ही कि इन चीजों से छुटकारा पा लें, है ना? लेकिन नहीं। आज की तारीख में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे हैं। एक पल के लिए सोचो, हजारों वेपन्स, हर एक अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम, बस वहीं रखे हुए हैं, इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये डिजास्टर का नुस्खा है दोस्तों। मेजर पावर्स के बीच एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर वो बस एक क्राइसिस नहीं है, ये मानवता के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। What if World War III happens? मान लो कि वो अनथिंकेबल हो जाता है, एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता है। Imagine the chaos। फिर क्या होगा? अरबों लोग कुछ ही घंटों में मर जाएंगे, शुरुआती ब्लास्ट में वेपोराइज हो जाएंगे या उसके बाद आने वाले फायरस्टॉर्म्स में जल जाएंगे। लेकिन असली हॉरर बाद में सामने आएगा। रेडियो एक्टिव फॉल आउट पूरी दुनिया में फैल जाएगा, हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला कर देगा। और अगर ये काफी बुरा नहीं था तो एक्सप्लोजन्स का स्मोक और डस्ट सूरज को ढक देगा, जिससे धरती न्यूक्लियर विंटर में चली जाएगी। ये एक डरावनी तस्वीर है दोस्तों, लेकिन जब तक ये वेपन्स मौजूद हैं, यही रियलिटी है जिसका हम सामना करते हैं। दिस इज ऑथ्रो, द चॉइस इज आवर्स। ये एक गंभीर विचार है ना? 75 साल से ज्यादा समय से हम न्यूक्लियर एनाइलेशन के साए में जी रहे हैं, लेकिन टेंशंस, ब्रिंकमैनशिप, नियर मिसेस के बावजूद हम अल्टीमेट कैटास्ट्रोफी से बचने में कामयाब रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें इस खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। क्या हम अपनी स्पीशीज के फ्यूचर के साथ रशियन रूलेट खेलते रह सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या कभी फिर से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और भी माइंड ब्लोइंग साइंस एंड हिस्ट्री कंटेंट के लिए। कैप्स